सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल ज्ञान प्रतिशमा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी जो है हमारा टैक्स लॉ चल ही रहा है, ठीक है जी। उसके अंदर आज काफ़ी बढ़िया टॉपिक के ऊपर, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम कह सकते हैं उसको, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन क्या होता है इसके अंदर, ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द फिफ्थ हेड ऑफ द इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जितने बार में पीछे हेड्स पढ़ लिए हैं, इनकम, हाउस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, पांचवा हेड है कैपिटल गेन। क्या होता है ये? देखो, इसमें सेक्शंस डील हो रहे हैं 45 टू 55A, 45 से 55A तक जो हमारे यहाँ पर सेक्शंस डील हो रहे हैं। इसमें कह रहा है कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइजेस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कैपिटल गेन के ऊपर जो तुम्हारा टैक्स लगता है वो लायबिलिटीज है तभी अराइज होगी जब ये, जो मैं नीचे आपको पॉइंट्स बोलने वाला हूं, जब ये जो है वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो मतलब एक तरीके से आप असेंशियल समझ लो कि ये असेंशियल्स हैं अगर आपको इस हेड के अंदर टैक्स लग रहा है या लगना है। तो देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, कोई एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, मतलब हैवी एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी, एसएससी के थ्रू ट्रांसफर किया होना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमने कहा ना, टैक्स जहां पर हम देख रहे हैं वो असेसमेंट ईयर नहीं, हमेशा प्रीवियस ईयर पे देखा जाता है। एनी प्रॉफिट और गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी तुमने ट्रांसफर करा कैपिटल एसेट को, उसके ऊपर कुछ पैसा मिला है, उस चीज के ऊपर ही तो टैक्स लगेगा ऑब्वियसली। और सच प्रॉफिट और गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो सच प्रॉफिट और गेन इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो कैपिटल एसेट होता क्या है? सेक्शन 2 का 14 कह रहा है, मैंने कैसे मोटे मोटे तौर पे कहा, हैवी चीज, हैवी एसेट कोई भी हो सकता है। सो सॉरी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी तरीके की एसएससी के पास जहां पर कोई हैवी चीज है, ठीक है जी, जहां पर वो कनेक्टेड हो भी सकती, नहीं भी हो सकती किससे, बिजनेस या प्रोफेशन से, वो चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत ही हैवी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, या आप सिक्योरिटीज उसको कह सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर वो डील करते हैं, तो बहुत ही हैवी क्वांटिटी हो रखी होती है उनके पास, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो कैपिटल एसेट मतलब हैवी क्वांटिटी, हैवी एसेट कोई भी ऐसा हो सकता है। डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या चीज हम नहीं इंक्लूड करते वो देख लेते हैं। एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर टू इन सब क्लॉज बी, ठीक है, कोई भी स्टॉक ट्रेड के अंदर अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर्ड, जैसे एफआईआई वाले ऊपर जो बात करी थी हमने। और क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता? मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो है इसके अंदर, हैवी चीज बड़ी सारी हो सकती है, लेकिन इन चीजों को छोड़कर, मतलब क्या हुआ, ये जो मैं आगे बोलने वाला हूं ये मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है जी। तो ज्वेलरी इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर, ड्राइंग इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर, पेंटिंग इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर, स्कल्पचर्स इंक्लूड नहीं होते इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से जो अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड रुकना जरा, फ्लिकर क्यों कर रहा है इतना। चलो, तो सारी मूवेबल होती है इसके अंदर, लेकिन इनको छोड़कर इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है जी। अब कैपिटल एसेट हम देख लेते हैं फटाफट से, बिना ज्यादा टाइम लगाए, कि किस तरीके से ऊपर इसके ऊपर टैक्स लग सकता है। देखो जी, दो तरीके के हमारे लगते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होते हैं हमारे पास। क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल के ऊपर, शॉर्ट टर्म एसेट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। क्या होता है भैया? ये कह रहा है लेस देन 36 महीने अगर तुम होल्ड कर रहे हो किसी एसेट को, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। और मोर देन या इक्वल टू 36 महीने या उससे ऊपर जो तुम कर रहे हो, तो तुम्हें मोर देन बदल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। क्या होता है भैया? सिक्योरिटी लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, अगर इसकी कैटेगरी है तो उसके इसमें शॉर्ट टर्म कंसीडर करा जाएगा 12 महीने, मतलब 12 महीने से नीचे, और लॉन्ग टर्म कंसीडर करा जाएगा 12 या उससे ज्यादा। और अनलिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर शॉर्ट टर्म 24 महीने और लॉन्ग टर्म 24 या उससे ज्यादा। मेरे ख्याल से कई लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया, तुम्हारा समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, कैपिटल एसेट मैंने आपको ये समझ आ गया पीछे कि भाई मोटी चीज होती है ये, ठीक है। अब इसकी टाइप्स या डिफरेंशिएट कर रहा है उसको कि किस तरीके के कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटीज लगती हैं। समझो, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, मतलब एक टैक्स है, वो समझ लो इसको। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई भी एसेट को तुम 36 महीने से कम होल्ड कर रहे हो, मतलब तुमने आज लिया और 36 मंथ से पहले ही उसको बेच दिया, तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और लेकिन अगर तुम 36 महीने मतलब 36वां मंथ या उससे ज्यादा, मतलब 37, 38, 39 कुछ भी हो सकता है, अगर उससे ज्यादा या उस तक होल्ड कर रहे हो, तो तुम्हारे पर एलटीसीजी लग जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है जी।
और बट अगर उसी कैपिटल एसेट की, अभी तो मैंने जनरल बात कर ली कि वो मोटा एसेट है, लेकिन अगर तुम्हारे यहीं पर वो शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स की कैटेगरी है तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। कह रहा है उसमें शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन बदल के 12 महीने हो जाएगी। तो अगर अगर आप देखो, जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करने की देखते हो, या जैसे कोई भी आप नेट पे भी सर्च कर लो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वहां पर आता है तुम्हारे पे टैक्स लगेगा अगर तुम 12 महीने के अंदर इसको बेच दोगे। मतलब कि अगर तुमने आज कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा है या कोई भी शेयर खरीदा है और उसको तुम 12 महीने से पहले बेच रहे हो तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लग जाएगा। क्या लगेगा? एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लेकिन अगर तुम लॉन्ग मतलब 12 या 12 से ज्यादा होल्ड कर रहे हो उसको, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। 15 या 10 का हिसाब होता है इसके अंदर। 15% शॉर्ट टर्म में लगता है, 10% लॉन्ग टर्म में लगता है। एक बार कंफर्म कर लेना इसको नेट पे। और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होती है भैया? वो अगर कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है जो लिस्टेड नहीं है लेकिन कर सकते हो तुम उस पर ट्रेड, मतलब एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं, तो शॉर्ट टर्म उसके अंदर 24 महीने हो जाता है, लॉन्ग टर्म उसके अंदर मोर देन 24 महीने हो जाता है, या इक्वल टू 24 महीने हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट कैपिटल एसेट प्रोवाइडेड इट इज नॉट सिचुएटेड। ठीक है जी, तो वही चीज हो गई। एग्रीकल्चर लैंड को हम यहाँ पर इसके अंदर कंसीडर नहीं करते कैपिटल सेट के अंदर। हालांकि वो मोटी चीज है, मोटा सेट है, लैंड एक छोटा सेट नहीं होता और एकदम तो उसे बेचते हो मोटा पैसा हाथ में आता, लेकिन उसको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं डालते। एनी एरिया विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 और मोर, ठीक है जी, और इन एनी एरिया स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब कंपटीशन कैसे हो सकता है इसका? कहते कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर था ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है, कोई भी टेरिटरी है, जुरिडिक्शन है म्युनिसिपैलिटी की, कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर जहां पर 10,000 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन, ये सारी चीजें नहीं इंक्लूड हो रही इसके अंदर, ठीक है। या एनी एरिया स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई ए एरिया जो है कैपिटल एसेट के अंदर कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पर अगर कोई भी बेचता है तो उसको पूरा मुनाफा मिल जाएगा, टैक्स नहीं देना उसको, ठीक है जी। ये सारा ना वाला कह रहा हूँ मैं, कह लो नहीं होगा इसके ऊपर टैक्स। कंप्यूटेशन की अगर हम बात करें तो मैं एडिटिंग प्रोसेस में जो है इसको डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख लेना। बाकी मैं इसके ऊपर ज़्यादा जो है चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये एक फॉर्मूला है, इसको कह सकते हो आप, ये आता नहीं है वैसे, पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे एलटीसीजी और एसटीसीजी जो है निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे ना राइट साइड पे जो एलटीसीजी है उसमें एसटीसीजी लिख दिया मैंने, वो नेट एलटीसीजी है, आपको एडिटिंग प्रोसेस में दिख जाएगा, ठीक है जी। तो ये देख लेना, ये फॉर्मूला देख लो, वैसे पूछा नहीं जाता ज़्यादा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये उसके और ऑप्शंस भी आते हैं क्वेश्चंस में, तो करना चाहो तो कर लेना। अब देखो फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन, इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन इज कंसीडर्ड रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर इन द लीन ऑफ एसेट, लाइन ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड बाय हिम। मतलब कि डज नॉट मीन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड, मतलब कि फुल वैल्यू जो कंसीडरेशन उसे मिली है पैसा बेच के, उसके ऊपर जो है टैक्स लगना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है जहां पर कोई भी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन दी, मतलब ये जो है फॉर्मूला के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सबको माइनस करा है, उसके बाद हमारा एसटीसीजी आया है। तो हमको फुल वैल्यू समझ आ गया कि मतलब टोटल उसको पैसा जहां से मिला है, ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एसेट जो है, मेरी लैंड 1 करोड़ की है और मैंने उसको बेच दिया, मुझे 1 करोड़ मिल गया। अब 1 करोड़ में से मैंने क्या माइनस करना है? एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, जो हम जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूले में जो है देखा था, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है भैया? एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन। तो फुल वैल्यू हमने ऊपर देख ली, हमने 1 करोड़ की लैंड बेची, हमें 1 करोड़ मिल गई, ये होगी फुल वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अब उस एसेट में से एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर, क्या पता भाई मुझे कितनी बार जाना पड़ा हो, क्या पता मुझे कितनी बार आना पड़ा हो, हवाई जहाज में मुझे मिलने जाना पड़ा हो, या कई तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, या हो सकता है कोई मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, या कुछ भी कह सकते हो उसको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कुछ भी एक्सपेंडिचर हुआ है बेचने में, वो चीज़ माइनस करनी है। एग्जाम्पल ब्रोकरेज कमीशन, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प की ड्यूटीज, ये सारी भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भैया, इट इज द वैल्यू ऑफ फॉर विच इट वाज एक्वायर्ड बाय द असेसी, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड परचेज द एसेट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसको भी हम माइनस कर देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी हमने माइनस करना टोटल वैल्यू में से, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट हुई है एसेट के अंदर, उस चीज को भी हम टोटल वैल्यू से माइनस कर देंगे। और इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? हम जब एलटीसीजी में देखा था, इंडेक्स्ड लिखा हुआ था हर जगह पर फॉर्मूले के अंदर, इंडेक्स्ड कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, ये सब एक्विजिशन। इंडेक्स्ड क्या होता है? देखो बड़ा आसान हो गया। इंडेक्स का मतलब होता है, इसको हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से, CII से। CII क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखो कुछ नहीं होता, यूं समझो
फॉर एग्जाम्पल आपने 2010 के अंदर, मुझे नहीं पता अभी वीडियो कब देख रहे हो सकता है 2022 में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो, 2030 में देख रहे हो, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 2010 के अंदर जो है आपने एक घर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। आज उस घर की वैल्यू हो सकती है, हो गई हो 50 लाख रुपए, ठीक है। अब आप उसे बेच रहे हो। अब अगर 1 करोड़ पे टैक्स लगाया जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा। एक सिंपल आप समझो इस चीज को, कंसेप्ट को, ऐसा होता नहीं लेकिन एक समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 1 करोड़ का आपने 2010 में लिया था, 2020 में उस चीज की वैल्यू 50 लाख लग गई। कुछ भी रीजन हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन रीजन हो सकता है, कोविड रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस 1 करोड़ की मकान की वैल्यू 50 लाख रह गई और आज के टाइम पे आपको पैसा चाहिए, आपने उसे बेचा, आपको 50 लाख रुपए मिले। अब अगर उस 1 करोड़ पे टैक्स लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन आपको बिका तो 50 लाख है। इसी को जो हम इंडेक्स्ड कहते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है ये? क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया ना, मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म हो गया, 36 महीने से ज्यादा तुमने होल्ड करा तो एलटीसीजी लगेगा। लेकिन एलटीसीजी में इंडेक्स्ड कॉस्ट लगेगी। इंडेक्स कॉस्ट मतलब कि अगर आपने उस टाइम पे 1 करोड़ का खरीदा था तो गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि आपने 1 करोड़ का खरीदा था, 10 करोड़ का खरीदा था, कि 2010 में कितने का खरीदा था आपने, उसको नहीं देखना है गवर्नमेंट ने देखना अगर उस टाइम पे 1 करोड़ का था तो आज वही सेम चीज कितने में मिलेगी। इसे हम कह देते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो अगर उस टाइम पे वो 1 करोड़ की थी तो आज वो 50 लाख की है, तो 50 लाख पे टैक्स लगाएंगे ना, 1 करोड़ पे क्यों लगाएं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो यही होता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ऑब्वियसली। अब क्या पता तुमने उस टाइम पे 50 लाख का खरीदा हो और आज वो 10 करोड़ का बिक रहा है, और 50 लाख पे टैक्स लगेंगे तो बहुत कम लगेगा, गवर्नमेंट तो बेचारी पिट गई, टैक्स मिला ही नहीं उसे। अब हाँ भाई, आज और उस टाइम पे 50 लाख का मिल रहा था, आज ही 10 करोड़ में, 10 करोड़ में टैक्स लगा भाई, इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो ये चीज हो गई। तो वही चीज हो गई, ज्यादातर बढ़ने पे होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, चीजें बढ़ती हैं महंगी। मैं दोनों एग्जांपल दे दिए, ठीक है जी, ताकि आप वो पहले वाला एग्जांपल इसलिए दिया था मैं ताकि वो अच्छे से समझ आए। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है पैसा बढ़ना, मतलब कि कॉस्ट बढ़ना, चीजों की महंगाई बढ़ना। तो फॉर वही चीज हो गई, 2010 में आपको 100 रुपए की चीज मिल रही है, 2020 में आपको वही चीज 272 की मिल रही है। सो अ थिंग कॉस्ट 100 इन 2010 बट नाउ इट कॉस्ट 272 इन द 2020. So government doesn't want to know that on what price you bought. They simply wants to know that if you purchase that thing now, then how much it will cost to you. तो गवर्नमेंट को ये जानना है कि उस टाइम पे तूने कितना खरीदा, मुझे नहीं कोई मैटर नहीं है। आज अगर तू सेम चीज खरीदेगा तो कितना पैसा तू उसका देगा। जनरली वो पैसा ज्यादा देना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जो है ये चीज हो गई होगी क्लियर। एग्जाम्पशंस है इसके अंदर, कोई एग्जाम्पशंस है इसके अंदर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है भैया, देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 54 residential property, if property sold and after selling purchased another property within 2 years or construction of new house after 3 years or already purchased property 1 year before the selling of the property, इसके अंदर आपको exemption मिल जाएगी अंडर दिस सेक्शन। तो कोई भी प्रॉपर्टी तुमने बेच दी, मतलब हाँ बेच दी, आफ्टर सेलिंग परचेज अनदर प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर, मतलब इस साल तुमने बेची और कुछ 6 महीने या फिर और 1 साल के अंदर तुमने नई प्रॉपर्टी ले ली, एग्जाम्पशन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर। और कंस्ट्रक्ट न्यू हाउस आफ्टर 3 ईयर, तुमने कोई प्रॉपर्टी बेची या फिर बेची नहीं, कंस्ट्रक्शन कर दी, कोई नए हाउस की कंस्ट्रक्शन कर दी, या फिर ऑलरेडी परचेज प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर द सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मतलब आज मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली और जो मेरी पड़ी हुई है पुरानी उसको मैं 1 साल के अंदर, खरीदने के बाद 1 साल के अंदर बेच रहा हूं, मतलब परचेज द न्यू प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर द सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तुमने बेचना था मैंने 2020 में, लेकिन 2019 में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो 2020 में बेच दूं मैं, एग्जाम्पशन मिल जाएगी मुझे। क्लियर हो गया। सेक्शन 54B एग्रीकल्चर लैंड, भैया परचेज्ड विद इन 2 ईयर्स ऑफ सेल, एग्जाम्पशन है। मैंने कहा ना एग्रीकल्चर तो रहता ही है। सेक्शन 54 का डी क्या, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब परचेज विद इन 3 ईयर्स ऑफ सेल, 3 साल के अंदर बेचने के बाद उसने परचेज कर लिया तो तुम्हें एग्जाम्पशन जो है मिल जाएगी सेक्शन के अंदर। सेक्शन 54EC क्या कहता है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर REC जो बॉन्ड्स होते हैं, परचेज ऑफ न्यू बॉन्ड विद इन 6 मंथ आफ्टर सेल, तुमने कुछ बेचा है और विद इन 6 मंथ तुमने कोई नया बॉन्ड खरीद लिया, एग्जाम्पशन के अंदर आ जाओगे तुम। 54EE क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंड, मतलब कि जैसे ऊपर ही विद इन 6 मंथ के अंदर तुमने कोई स्पेशलाइज्ड फंड लिया, उसके अंदर आ जाओगे एग्जाम्पशन के अंदर। सेक्शन 54F क्या होता है, अदर देन हाउस, मतलब कि सेम एज अबव 6 मंथ के अंदर, तो 6 महीनों का इनके अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पर जो हमारा टैक्स लॉ की जो है यूनिट 3 खत्म हो जाती है। ठीक है जी, चलो जी, ये भी हो गया सब्जेक्ट, और आगे जो है आगे की वीडियोस में बनाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले इसको तो डाल दूं मैं, इन वीडियोस को डाल देंगे, उसके बाद जो है देखेंगे।
तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक रीजन दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूं। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेधड़क वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरा आपको रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पर 2 लिंक दिए हुए हैं, एक इंस्टाग्राम का और एक कॉल मी फॉर ऐप का। इंस्टाग्राम आप लोगों को पता ही है, कॉल मी फॉर ऐप क्या है, आप उससे मेरे को डाउनलोड करिए, आपको BBLLB का सर्च करिए या फिर प्रतीक शर्मा सर्च करिए, और वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट जो है कॉल पे बात कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है, वैसे आपसे मेरे से कोई बात करनी है आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो भैया आपसे बढ़िया बंदा कोई है ही नहीं। सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मिस कर रहे हो। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ या जैसी कुछ भी अपलोड करता हूँ मैं आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है मिस कर दो। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की, सीधा प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए चैनल पे, जो आपको सब्जेक्ट देखना है उस पर क्लिक करके वहाँ पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप रेलेवेंट चीज़ें जो है वहाँ पर देख सकते हो। चलो जी, थैंक्स फॉर बी साइनिंग और बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के। ठीक है जी, चलो।